नमस्ते छात्रों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ दूसरा पढ़ेंगे, जिसका नाम है दादी माँ। इस पाठ के लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। तो इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद जी का जन्म परिचय जानेंगे। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में प्रवक्ता नियुक्त हुए, जहां से वे 31 अगस्त 1988 में प्रोफेसर पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजीसी ने 1986 में उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम विकास केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया था। उनकी पहली कहानी थी दादी माँ, जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। 28 सितंबर 1998 को उनका निधन हो गया। उनकी रचनाएं हैं नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्हो, एक यात्रा सतह के नीचे, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है आदि। 1990 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए हम पाठ पढ़ें, लेकिन पाठ के पहले हम जानेंगे हिंदी महीनों के बारे में। तो हिंदी में भी कुल 12 महीने होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। चैत्र यानी चैत भी कहा जाता है, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण या सावन, भाद्रपद माने भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। यह पाठ लेखक की दादी माँ के बारे में है और यह पाठ संस्मरण विधा पर आधारित है। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ को याद किया है। लेखक को उनके बड़े भाई की चिट्ठी या खत मिलता है। उस खत में लिखा हुआ है कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो यह समाचार पढ़ने के बाद उनके मन में दादी माँ के प्रति या दादी माँ के बारे में धीरे धीरे वह सारी बातें याद आने लगती है। वह पल याद आने लगते हैं जो उन्होंने अपनी दादी माँ के संग बिताए हैं। उनके सामने धीरे धीरे उनका चित्र उभरने लगा है। तो बच्चों, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, दादा दादी, नाना नानी, वह बहुत स्पेशल होते हैं। उनके पास ढेर सारी बातें होती है, अनुभव होते हैं, समझ होती हैं, और वह हमारी जिद पूरी करनी हो या पापा की डांट से बचना हो तो वह हमारी मदद भी करते हैं। तो हमें कहानियाँ सुनाते हैं। हम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे भी हमारे लिए बहुत खास होते हैं। यही रिश्ता यहाँ पर बताया है। यहाँ पर लेखक अपने दादी माँ के बारे में, अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, जो परिवार लेखक को बहुत ही प्यार करता है और लेखक भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। वह हमेशा इंतज़ार करते हैं कि कब छुट्टियाँ होंगी और वह अपने परिवार से जाकर कब मिलेंगे। अब देखिए, लेखक ने बताया है कि क्वार के महीने में जब बारिश का पानी कम होता है, तब यानी अक्टूबर महीने के आसपास किस प्रकार से पानी कम होने के बाद वह जगह जगह तालाबों में जमा हो जाता है, और जब बारिश जोरों से होती है तब जंगली घासें उस पानी में बहकर तालाबों में जमा होकर गलने लगती है और उसकी एक अलग गंध हो जाती है, और वह गंध तालाबों में जमा होने के बाद वह पानी झाग भरा दिखाई देता है। इस झाग भरे
तालाब में नहाना लेखक को बहुत अच्छा लगता है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। गर्मी के मौसम में आम खाने का मज़ा और है, सर्दी में गुड़ खाने का मज़ा है। लेखक कहते हैं कि क्वार के महीने में झाग भरे तालाब में नहाने का अपना अलग ही मज़ा है। उन्होंने एक दो बार झाग भरे तालाब में नहाया तो क्या हुआ, वो बीमार पड़ गए, उनको बुखार होने लगा। तब उनकी दादी माँ ने किस प्रकार से उनकी देखभाल की, वह किस प्रकार से बार बार पंखा झेलती है और 20 बार छूकर ज्वर का अनुमान करती है, सर पर दालचीनी का लेप लगाती है, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती है, उनके कमरे की साफ सफाई की तरफ ध्यान देती है, बुखार में कौन सा खाना अच्छा है इसका भी ख्याल रखती है। दादी माँ जिम्मेदारियों से सबका ध्यान रखती है। लेखक कहते हैं कि जब गांव में विषुचिका यानी महामारी हैजा फैलता है तब वह किस प्रकार से साफ सफाई रखने की सलाह देती है और उसके बारे में बड़ा ही ध्यान देती है, सबको समझाती है इसके बारे में। लेखक ने एक बार की याद बताई है कि जिसमें बताया गया है कि दादी माँ को बहुत सारी दवाइयों के बारे में पता था, भगवान पर भी उनका बहुत विश्वास था। बीमार पड़ने पर वह लेखक को मंदिर की विभूति भी देती थी जिससे लेखक जल्दी ठीक हो जाए। इन सब बातों को याद करके हमें यह पता चलता है कि लेखक अपनी दादी माँ के ममता भरे स्वभाव को याद कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए, दादी माँ के स्वभाव के बारे में और एक बात हमें दिखाई देती है कि दादी माँ किस प्रकार हर काम को जिम्मेदारी से निभाती है। उनके किशन भैया की शादी होती है तब वह बहुत खुश हो जाती है, सब काम उनकी देखरेख में हो जाते हैं, हर काम में वह भाग लेती है, यानी कि खुद वह काम पूरे के पूरे नहीं करती लेकिन उनकी देखरेख में पूरी तरह से वो घुल मिल जाती है, पूरी जिम्मेदारी वह लेती है और उनसे काम करवाती है। इसके बाद उनके स्वभाव का और एक पहलू हमारे सामने आता है जिनमें रामी की चाची को, यानी उसका नाम धन्नो है, कुछ पैसे उन्होंने कर्ज में दिए थे लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पा रही थी। वह आंगन में खड़ी कह रही थी, धन्नो की चाची कह रही, दूंगी मालकिन, बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो दादी माँ उसको डांट रही थी। लेखक ने बीच बीच में बचाव करने का प्रयास किया तो लेखक को भी दादी माँ ने डांट दिया, लेकिन बाद में दादी माँ ने धन्नो का पूरा कर्जा माफ कर दिया और धन्नो के बेटी की शादी के लिए अलग से रुपए भी दिए और कहा कि बेटी की शादी अच्छी तरह से करें। दादी माँ ने धन्नो से कहा, देखना धन्नो, तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। यहाँ पर उनके दयालु स्वभाव का हमें पता चलता है। और एक प्रसंग यहाँ पर बताया गया है कि किशन भैया की शादी का, जिसमें संगीत का कार्यक्रम है, लेखक बीमार है, संगीत के प्रोग्राम में जेंट्स का आना मना था, लेकिन दादी माँ लेखक को एक तरफ चारपाई पर चादर ओढ़े सुला देती है। महिलाओं का नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा है, नाटक चल रहा है, अभिनय चल रहा है, वह सब लेखक चुपके से देखते हैं और वह जोर से हंस देते हैं। सारी महिलाएं नाराज हो जाती है, डांटने लगती है। तब दादी माँ उनको इस डांट से बचाती है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि चाहे किसी प्रकार का अपराध हो, यानी किसी प्रकार का भी अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे तो हमें अभयदान मिल जाता था। अभयदान मतलब माफ़ी मिल जाती थी और यह सब बातें उनको याद आ रही हैं तो वे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं।
इसके बाद और एक दूसरा पक्ष बताया गया है कि जब दादाजी की मृत्यु हो जाती है तब उनकी दादी माँ जो मजबूत है लेकिन वह थोड़ा अंदर से कमज़ोर पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि लेखक के पिता ने अपने परिवार लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध के लिए अपने परिवार के लिए कुछ पैसे उधार ले लिए थे। श्राद्ध में बहुत सारा खर्चा किया गया था जिस कारण घर की आर्थिक हालत बिगड़ गई थी। परिवार के ऊपर बहुत कर्जा हुआ था। दादी जी ने अपने परिवार के लिए उन्होंने संदूक से सोने का कंगन निकाला और लेखक के पिताजी को दिया और कहा, यह तुम्हारे दादाजी ने दिया था, मैंने इसे सहेज कर रखा क्योंकि मुश्किल घड़ी में यह काम आ सके। यानी यहाँ पर यह भी बताया गया कि पुराने लोग किस प्रकार से पैसे या गहने कुछ पूंजी जमा करके रखते थे ताकि वह मुसीबत में काम आ सके और अपना परिवार अच्छी तरह से चल सके। यानी यहाँ पर दादी माँ का एक और चित्र हमारे सामने उभरता है। भलाई करने के लिए वह अपने पुरखों का रखा हुआ जो सोना है, जो गहने हैं, वह भी दे देती है। अपने परिवार का भला करने के लिए वह किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती है, न पीछे हटती है। वह सब कुछ कुशल मंगल होने के लिए कितनी प्रयत्नशील रहती है। यहाँ पर दादी माँ का संपूर्ण चित्रण, व्यक्तित्व का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यह सब बातें याद आकर लेखक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस पत्र में लिखी बातें उस पत्र में लिखी हुई वह लिखावट, वह अक्षर उन्हें चींटियों की कतार की तरह लगने लगता है क्योंकि उनकी आंखों में आंसू हैं और आंखों में आंसू भर जाने के कारण वह उस पत्र को पूरी तरह से बराबरी से पढ़ भी नहीं पाते हैं। उनको यकीन ही नहीं आ रहा है कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो बच्चों, आज हमने शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित दादी माँ इस पाठ को पढ़ा। धन्यवाद।